इस क्लास में डिस्कस करेंगे साथियों क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। इस वीडियो में सभी एंगल को कवर करने की हम कोशिश करेंगे, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इसको शुरू करने के पीछे क्या कारण रहे हो सकते थे। तो देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो कारण यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि उस समय 1942 की हम बात कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके आसपास बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव लिए गए थे, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो गए। तो ये तो टाइम की ही रिक्वायरमेंट थी कि एक बहुत बड़े लेवल पे एक मूवमेंट को हम शुरू कर सके। तो देखो, क्रिप्स मिशन की जब हम बात करते हैं, ऑगस्ट ऑफर की बात करते हैं, तो इन दोनों ने इंडिया के लिए क्या प्रपोजल दिया कि इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस मिलेगा। अब डोमिनेंस स्टेटस से क्या होगा, इंडिया को चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, ऑगस्ट ऑफर भी फेल हो गया। तो अब ये टाइम की नेसेसिटी थी, ये टाइम की नेसेसिटी थी कि इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पे एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत की जाए। दूसरा अगर हम एंगल देखें तो एक यहाँ पे और हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये भी अपने आप में एक फेलियर प्रूफ हुआ, क्योंकि जिस डिजायर से, जिस ऑब्जेक्टिव से हमने इसको शुरू किया था वो भी हम फुलफिल नहीं कर पाए। जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, इसमें जो पहला सत्याग्रही पिक किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो पहले सत्याग्रही कौन थे। तो देखो, पहला तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो पहला कारण ये था कि उस समय के जो डेवलपमेंट्स थे उनका फेलियर, इसने कहीं ना कहीं ये पुश किया इंडियंस को कि एक बहुत लार्ज स्केल पे एक हमें क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे एक मूवमेंट की हमें जरूरत है। तो इट वाज नेसेसिटी ऑफ टाइम। तो ये पहला कॉज हो गया। दूसरा, इन्फ्लेशन। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये चल रहा है, तो इंडिया के जितने भी इसेंशियल गुड्स थे, जितनी भी फूड सप्लाई थी, तो मेजॉरिटी ऑफ फूड सप्लाई जो था हम किसको दे रहे हैं, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आर्मी को। तो इंडियंस के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है, इंडियन पीपल के लिए कुछ बच नहीं रहा है। तो ओबियस सी बात है, इन्फ्लेशन आएगा। और इसका सबसे भयानक रूप साथियों हमें देखने को मिलता है बंगाल का फमाइन के रूप में। तो देखो, इंडियंस के लिए कुछ खाने के लिए है नहीं, कारण इंटरनल नहीं है, कारण एक्सटर्नल है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि अगर मान लो ब्रिटिशर्स ना होते, वॉर ना होता, इंडिया पार्ट ना बनता, तो इन्फ्लेशन आता इंडिया में। तो अगर इंडियंस का ही रूल हो, इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश हो, तो ऐसी सिचुएशन अराइज ही ना हो। और फिर आप कह सकते हो जापान का इमरजेंस, जापानियों का इमरजेंस जो था, इसने भी प्रोत्साहित किया इंडियंस को कि एक बहुत बड़े मूवमेंट की शुरुआत करने की जरूरत है अभी। आपको पता है शुरुआती दौर में जापानीज को एक बहुत एज मिला था, साउथ ईस्ट एशिया में इनको बहुत एज मिला था, ब्रिटिशर्स को इन्होंने खदेड़ डाला। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर एरिया था वहां तक ये लोग पहुंच चुके थे। तो इसने भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया इंडियंस को कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा एक मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत की जाए। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो शुरुआत है 1857 से हो चुकी है। 1942 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ तक नेशनलिज्म जो है ये बिल्कुल अपने पीक पे है। तो इनको तो जस्ट एक आप कह लीजिए मौका चाहिए, और वो मौका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन था। और इस सिचुएशन में ये जो ग्रोइंग नेशनलिज्म है, ओबियसली बात है, विद्रोह करेगा, मूवमेंट चालू करेगा। तो आप कह सकते हो कि ग्रोइंग नेशनलिज्म जो है इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और देखो, ये तो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट एम क्या होता है क्विट इंडिया मूवमेंट का? अल्टीमेट एम क्या है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये पहला साथियों पॉइंट आपका हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? इंडिपेंडेंस। बाकी ये फैक्टर्स भी आपने याद रखने हैं। अभी 1-2 साल पहले अगर प्रीलिम का एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे तो वहां पे ना क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये जो 8 अगस्त 1942 है, इसका क्या रेलेवेंस है। ठीक है, तो इसका रेलेवेंस यही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को इस दिन शुरू किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया गया था इसको। तो यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था जिसे हम कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। ये देखो, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा जो स्टेटमेंट था महात्मा गांधी ने अपने किस मूवमेंट के दौरान दिया था। तो ये कौन सा मूवमेंट है? क्विट इंडिया मूवमेंट है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे हमें समझना चाहिए कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन भर जिस प्रिंसिपल की बात की वो थी नॉन वायलेंस। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, अगर इस लाइन को अगर हम देखें तो डू और डाई, डाई करो या मरो, तो यहाँ पे वायलेंस को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो ये आप देखो कि जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है महात्मा गांधी का अहिंसा का, उससे भटक के हिंसा की तरफ चले गए। हालांकि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म जरूर है, लेकिन जब कभी भी अगर हिंसा की जरूरत पड़े फॉर राइट कॉज, तो हमें हिंसा भी करनी ही चाहिए।
तो गांधी का ये स्लोगन हमने याद रखना है, ये स्लोगन नहीं है, स्लोगन है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, डू और डाई, ये हमने याद रखना है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। एक ये इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही सी राजागोपालचारी और भूलाभाई देसाई जैसे जो लीडर्स थे, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया और इनफैक्ट इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से भी रिजाइन कर दिया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखना है, बहुत काम किया हमारे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इन लोगों ने क्यों रिजाइन किया, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का क्यों अपोज कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि मतलब इसका कोई और अल्टरनेटिव भी हो सकता है। अल्टरनेटिव और क्या हो सकता है, नेगोशिएशन। ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बिजी हैं वॉर में, वैसे वो भड़के हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो इंडियंस एक बहुत लार्ज स्केल का अगर मान लो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो ब्रिटिशर्स कुछ भी कर सकते हैं, इंडियंस को मारना चालू कर देंगे। ठीक है, उनके पास तो वेपन्स है, ऑलरेडी वॉर में तो एंगेज नहीं है, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक केओस, एक अनार्की की सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है। ऐसा सी राजागोपालचारी और भूलाभाई देसाई का मानना था, और इसलिए इन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी के इंस्ट्रक्शंस क्या थे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल से लिए। तो देखो, महात्मा गांधी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को क्या बोला, इन्होंने बोला कि रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दो कांग्रेस के लिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए महात्मा गांधी का इंस्ट्रक्शन था। सोल्जर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन था, तो सोल्जर्स को बोला कि आर्मी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी सिचुएशन पे अपने ही लोगों पे गोलियां नहीं चलानी है। स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन था, तो स्टूडेंट्स को बोला कि अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उनको अपनी स्टडीज छोड़ देनी चाहिए। पीजेंट को क्या बोला, जमींदारों को रेंट तभी पे करना है अगर वो एंटी गवर्नमेंट है, अगर वो एंटी ब्रिटिश काम कर रहे हैं तभी जमींदारों को रेंट दो, अदरवाइज रेंट देने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक्टिविटीज थी इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। महात्मा गांधी ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि हमने ये एक्टिविटीज को फॉलो करना है। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस थे उनको क्या बोला, तो इनको बोला कि जो इंडियंस हैं, जो हमारे लोग हैं, उनका साथ देना है, अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। तो ये महात्मा गांधी ने इंस्ट्रक्शन दिया था इन सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। अब यहाँ से ना क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अंडर एक्टिविटीज की बात करते हैं। देखो, एक चीज आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 8 तारीख को लॉन्च हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। अगले ही दिन जो हमारे मेजर लीडर्स है, महात्मा गांधी, पटेल, नेहरू, ऐसे जितने भी लोग थे ये सभी जेल में थे। तो अब आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको लीडरलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि सारे लीडर तो जेल में बैठे हुए, तो लीडरशिप दी किसने, तो थ्रू अंडर एक्टिविटीज। तो इन लोगों ने अंडरग्राउंड होके इस क्विट इंडिया मूवमेंट में अपनी लीडरशिप प्रोवाइड की थी। तो यहाँ से ना क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो इस दौरान अंडर एक्टिविटीज लीडरशिप जो थी ये किन किन लोगों ने प्रोवाइड की थी। तो ये सारे नेम साथियों अपने रट लेने हैं, राम मनोहर लोहिया जी हो गए, जेपी हो गए, अरुणा असफ अली हो गए, उषा मेहता हो गए, बीजू पटनायक हो गए, छोटू भाई पौराणिक हो गए, अच्युत पटवर्धन हो गए, सुचेता कृपलानी हो गए, आरपी गोयनका हो गए। तो इन सभी के नेम आप लोगों ने याद रखने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर एक्टिविटी से क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन कौन से लीडर्स जो है वो एसोसिएटेड है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए एक स्टेटमेंट बोला। इन्होंने बोला कि सुभाष चंद्र बोस जो है ही इज प्रिंस प्रिंस अमंग द पेट्रियोट्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस के लिए, और ये जो स्टेटमेंट था महात्मा गांधी ने बोस के लिए इस्तेमाल किया था। ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत ही काम का है। अब देखो, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अगले ही दिन 9 अगस्त को जितने भी हमारे टॉप लीडर्स थे उन सभी को ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया, और इसलिए इसको लीडरलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ही जब हम बात करते हैं तो इसका एक और बहुत बड़ा जो आप कह लो इवेंट था, इसकी एक जो खूबसूरती थी वो थी पैरेलल गवर्नमेंट को रन करना। तो देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है तो इंडियंस ने अलग से अपने लेवल पे गवर्नमेंट बना के इंडिया को चलाना शुरू कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किस किस एरिया में पैरेलल गवर्नमेंट को चलाया गया था और इसको लीडरशिप किसने प्रोवाइड किया था। तो देखो, बलिया की जब हम बात करते हैं तो बलिया उत्तर प्रदेश में लगभग एक हफ्ते तक चीटू पांडे ने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाया। तामलुक वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जातीय सरकार बनाया गया था और इसको लीड कर रहे थे सतीश चंद्र समंत। सतारा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाई पी चौहान, नाना पाटिल पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। बिहार की अगर हम बात करें तो 1944 तक अगर हम देखें तो जेपी और लोहिया ने यहाँ पे एक लीडरशिप प्रोवाइड की और यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाया। यहाँ से ना डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम बात करते हैं आजाद दस्ता की, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में आजाद दस्ता क्या है। तो देखो, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अंडरग्राउंड फंक्शन कर रहा था, कहाँ पे, बिहार में, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे बहुत काम की है, यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देखो, जब हम बात करते हैं ना क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो पूरे इंडिया ने लगभग इसमें पार्टिसिपेट किया था, पूरे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, हर इंडिया के कोने कोने से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ऐसे ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें साथियों, तो बैंगलोर में जो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे उनका नाम था केटी भश्यम। साथियों, अगर किसी लीडर का नाम रह गया हो, अगर आप किसी रीजन में हैं और आपको लगता है कि उस रीजन के लीडर का नाम यहाँ पे अगर मैंने कवर नहीं किया, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये जो इवेंट था बहुत बड़ा इवेंट था, पूरा इंडिया जुड़ा था, सभी लीडर्स का नाम यहाँ पे कवर करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई नाम रह गया हो, प्लीज लेट मी नो दी कमेंट सेक्शन। पार्टिसिपेशन, इस क्विट इंडिया मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? देखो, जो सोशलिस्ट लोग थे इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, किसने पार्टिसिपेट किया किसने नहीं किया, ठीक है। और इसको लीडरशिप कौन प्रोवाइड करे थे? जेपी हो गए। यूथ ने पार्टिसिपेट किया, विमेंस ने पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे देखो कि लगभग सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो कम्युनिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब सोचोगे कम्युनिस्ट लोग जो है तो इंडिया में रह रहे हैं ना, बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो देखो, इनका ये मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटिशर्स किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? नाजिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ब्रिटिशर्स का जो स्टैंड है ये तो वीक हो जाएगा, और ये जो लड़ाई है अनजस्ट के खिलाफ, फासिज्म नाजिज्म के खिलाफ, वो तो वीक हो जाएगा। ऐसा मानना था कम्युनिस्ट लोगों का। मुस्लिम लीग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? तो मुस्लिम लीग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मान लो क्विट इंडिया मूवमेंट से अगर इंडिया आज़ाद हो गया, तो जो मुस्लिम्स है ये तो माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, और पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो तो ख्वाब बन के रह जाएगा। हिंदू महासभा ने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर ये किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। कुछ प्रिंसेस जो थे ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। इनका डर ये था कि अगर इंडिया आज़ाद हो गया तो इनका क्या स्टेटस होगा। अंबेडकर, पेरियार जैसे जो लीडर्स थे इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। कारण क्या था? कारण ये था कि इंडिया में कास्ट के बेसिस पे इतना ऑपरेशन हो रहा है, अगर इंडिया आज़ाद हो भी जाता है तो जो ओप्रेस्ड लोग हैं उनका क्या होगा? उनके लिए तो यहाँ पे कोई हमने आउटलाइन तैयार ही नहीं किया। तो ये पार्टिसिपेशन से रिलेटेड पॉइंट है, हमारे बहुत काम का है, यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं विमेंस पार्टिसिपेशन। यहाँ से ना डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा। देखो, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो बताओ इसमें किन विमेन पार्टिसिपेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सभी के नेम साथियों आपने रट लेने हैं। अगली क्लास में हम डिटेल में इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सभी के बारे में होनी चाहिए। देखो, उषा मेहता हो गए, अरुणा असफ अली हो गए, मतंगिनी हजरा हो गए, कनकलता बरुआ हो गए, फिर तारा रानी श्रीवास्तव हो गए, सुचेता कृपलानी हो गए, तारकेश्वरी सिन्हा हो गए। बस अभी इतना याद रखो इन सभी के नेम, ठीक है। देखो, दो जो मेजर यहाँ पे लीडर्स हैं इनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। उषा मेहता आपको पता है, रेडियो बैन इनको कहते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी से इनका कनेक्शन है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। अरुणा असफ अली की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने झंडा लहराया था, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो, एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो आखिरकार ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये मूवमेंट था क्या? लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे प्रोसीड किया? तो देखो, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा पैरेलल गवर्नमेंट बना के कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया। फिर जनरल पब्लिक ने क्या किया? तो ये जो प्रोसेशन हो रहा है, जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? तो जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उस पर अटैक कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग को हर जगह लहराया जा रहा है, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, टेलीग्राफ लाइन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रीजन क्या है? कम्युनिकेशन को हम ब्रेक कर दें, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन के द्वारा इंडिया को यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है। ये पत्रिका है, तो न्यूज पैम्फलेट जो है, ठीक है, ये बना बना के लोगों में जागरूकता जो है ये फैलाया जा रहा था। स्टूडेंट स्कूल कॉलेजेस को छोड़ रहे हैं, वर्कर्स जो है वो अपना स्ट्राइक जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इन सभी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? तो देखो, गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि हमने देखा अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को जितने भी मेजर लीडर्स थे इन सभी को जेल में डाल दिया। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया कि इन्फॉर्मेशन पास आउट ही ना हो सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मशीन गन का, बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, और इस सभी इवेंट में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। प्रिजनर्स को टॉर्चर कर रहे हैं। जिन विलेजेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया इन सभी पे बहुत ज़्यादा फाइन इम्पोज कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने अल्टीमेटली क्विट इंडिया मूवमेंट को इन्होंने स्प्रेस कर दिया। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स है, इसके क्या अचीवमेंट्स है, इस पर नजर डालते हैं। देखो, ड्रॉबैक ये है कि वायलेंस, इसने वायलेंस को प्रमोट किया, ठीक है। महात्मा गांधी का जो स्टांस था बहुत लंबे समय से कि हम किस में बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं मीन्स में, एंड्स में नहीं। लेकिन यहाँ पे
जो बिलीफ है वो एंड्स में आ गया, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो महात्मा गांधी का स्टांस ये था कि भाई हमने नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है, वायलेंस को नहीं करना है, यहाँ पे वायलेंस की बात किया। तो बहुत लंबे समय तक जो इनका कॉन्सेप्ट था कि हमने मीन्स को प्रमोट करना है, एंड को नहीं, तो ये यहाँ पे आगे कहते हैं हमें एंड चाहिए, मीन्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, आइडियोलॉजिकल ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। दूसरा, लीडरलेस, सभी जेल में थे, कोई यूनिफॉर्म सपोर्ट नहीं है, जैसे अम्बेडकर जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कम्युनिस्ट जो लोग थे इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और वैसे भी आप कह सकते हैं कि फेलियर इसलिए भी था क्योंकि आज़ादी तो मिली नहीं, इतने मास, इतने लार्ज स्केल पे मूवमेंट हुआ लेकिन इंडिया आज़ाद तो हुआ नहीं, तो ये फेलियर हुआ, ये ड्रॉबैक हुआ। लेकिन ड्रॉबैक से जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थी अचीवमेंट। ड्रॉबैक से जो ज़्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट था इस मूवमेंट का, वो था अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट था? मास रेडिकल मूवमेंट, लगभग पूरा इंडिया यूनाइट हो रहा है, ग्रास रूट लीडरशिप, मेजर लीडर्स अगर जेल में भी है तब भी ट्राइबल लोगों ने, विमेंस ने, यंग लीडर्स ने, स्टूडेंट्स ने, वर्कर्स ने, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इन इन लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड की। विमेन लीडरशिप आप देखते हो, अरुणा असफ अली, कितने सारे नाम, इमरजेंस ऑफ यंग लीडर्स जैसे अरुणा असफ अली हो गए, जेपी हो गए, तर्केश्वरी हो गई। और अल्टीमेटली फिर इसी ने एक आप कह लो कि नींव रखा इंडिपेंडेंस का। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।